हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना जो क्लास है शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन संविधान संशोधन करके इसमें 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। तो इस तरह से हमारे संविधान में वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई है। तो आपसे दो तरह से सवाल किया जा सकता है कि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 8। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में हमारे संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको जवाब देना है 12। और इन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं और चुटकियों में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए, हमारा जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8। संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन करके 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। तो वर्तमान समय में इस तरह से हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, तो 12। ठीक है, तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची से हम लोग को किस बारे में जानकारी मिलता है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, कि हमारे देश में कितने राज्य है और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, और कौन कौन सा राज्य है और कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। इस बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलता है, तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानकारी कहाँ मिलता है, तो संविधान की प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में किस बारे में जानकारी है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है भाई। और इससे हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में हमारे देश में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8। ठीक है, प्रथम अनुसूची में किस बारे में जानकारी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगला हम लोग अगला है आपका द्वितीय अनुसूची या दूसरी अनुसूची, दूसरी। ठीक है भाई, द्वितीय अनुसूची बोलिए या दूसरी अनुसूची बोलिए। तो द्वितीय अनुसूची में हम लोग किस बारे में जानकारी मिलता है, तो वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं तो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, उनके वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा। हालांकि उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति को वेतन जो है ना, वो राज्यसभा के उपसभापति के होने के नाते मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कितना वेतन मिलेगा, संसद मंत्री सबको कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में जानकारी वेतन, भत्ता और पेंशन तीनों के बारे में जानकारी मिलता है द्वितीय अनुसूची से। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची से किस बारे में जानकारी मिलता है, वेतन, भत्ता और पेंशन के बारे में। ठीक है भाई, हमारे संवैधानिक पदों पर जो विभिन्न पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उनको कितना कितना वेतन, क्या क्या भत्ता और क्या क्या पेंशन मिलेगा, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची या तृतीय अनुसूची। तीसरी बोलिए या फिर तृतीय। ठीक है, तीसरी अनुसूची से हम लोग किस बारे में जानकारी मिलता है, तो शपथ ग्रहण, शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। संवैधानिक पदों पर जो बैठे हुए पदाधिकारी लोग, वो अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं शपथों के बारे में इसमें जानकारी दिया गया है। शपथ ग्रहण, शपथ एवं प्रतिज्ञान।
प्रतिज्ञा बोलो या फिर प्रतिज्ञान बोलो, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में। सांसद, मंत्री, विधायक, ये लोग जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है। इसके बारे में जानकारी क्या मिलता है? तो भारतीय संविधान के 3री अनुसूची में। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें 3री अनुसूची से नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं पदाधिकारी लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उसके शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें मिलता है भारतीय संविधान के 3री अनुसूची से। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें 3री अनुसूची से नहीं मिलती है। तो उनके बारे में जानकारी कहाँ मिलता है? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद नंबर 60 से, अनुच्छेद 60 से, ठीक है। आर्टिकल 60 जो है ना, राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 60 के तहत, ठीक। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति इनको जो है शपथ ग्रहण कराया जाता है अनुच्छेद 69 के तहत, 69 के तहत, ठीक। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल महोदय, वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159, ठीक। राज्यपाल अपना शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक है। तो देखिए संविधान के 3री अनुसूची में किस बारे में जानकारी मिलता है? शपथ एवं प्रतिज्ञा के बारे में। किसके बारे में? शपथ और प्रतिज्ञा। तो संवैधानिक पदों पर जो भी पदाधिकारी लोग बैठते हैं, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, सांसद, मंत्री, विधायक, ये लोग जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेते हैं। इसके बारे में जानकारी हमें संविधान के 3री अनुसूची से मिलती है। लेकिन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें अनुच्छेद 60 से मिलता है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में हमें जानकारी अनुच्छेद 69 के तहत मिलता है, ठीक। और राज्यपाल के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी हमें मिलता है अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं 4थी अनुसूची, ठीक है भाई। इसको रिकॉल करवा देंगे फिर से, टेंशन मत लो आप लोग। 4थी अनुसूची, ठीक है भाई। 4थी अनुसूची। अच्छा एक बात बताओ, यूनियन जो लेजिस्लेटर है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट, ठीक है। संघ की जो विधायिका है उसको क्या बोलते हैं? तो संसद बोलते हैं। और संसद में कुल कितने सदन हैं? तो 2 सदन। कौन सा? तो एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक। तो राज्यसभा जो है ना, उसमें किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है 4थी अनुसूची से। देखो, केंद्र की जो विधायिका है उसको बोलते हैं संसद, ठीक। और संसद का कुल 2 सदन है, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। तो जो राज्यसभा है उसमें किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे, इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची से। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है भाई, कि राज्यसभा में किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि, कितने लोग या फिर कितने संसद लोग चुन करके राज्यसभा में जाएंगे, इसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं 5वीं अनुसूची। ठीक है भाई। तो 5वीं अनुसूची में हम लोग किस बारे में जानकारी मिलता है? तो शेड्यूल एरिया के बारे में, अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा, इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है संविधान की 5वीं अनुसूची से, ठीक है। आपको एक बात याद रखना है कि इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन के बारे में जानकारी नहीं मिलता है, ठीक। इसमें मिलता है जानकारी अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा उसके बारे में, शेड्यूल एरिया में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है संविधान की 5वीं अनुसूची से, ठीक है भाई। अनुसूचित
क्षेत्र में पांचवी अनुसूची से हम लोग किस बारे में जानकारी मिलता है? तो अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक, एक बार आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिए। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। ठीक, तीसरी अनुसूची उसमें हमें जानकारी मिलता है शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान के बारे में। ठीक, चौथी जो अनुसूची है उसमें किस बारे में जानकारी मिलता है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में, यानी किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाएंगे इसके बारे में जानकारी हमें चौथी अनुसूची से मिलती है। पांचवी जो अनुसूची है उसमें हमें शेड्यूल एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है भाई, यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के बारे में नहीं चर्चा किया गया, अनुसूचित क्षेत्र के बारे में, शेड्यूल एरिया के बारे में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं छठी अनुसूची। ठीक है भाई, छठी अनुसूची में हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है भाई? तो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मेरे साथ बोलो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं उसके शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है? तो पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है भाई, आप मैप देखिएगा भारत का, तो उसमें जो पूर्वी जो राज्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र का, उसमें देखिएगा ऐसे कंटिन्यूअस में होगा। यहाँ पर असम होगा, यहाँ पर मेघालय होगा, यहाँ पर त्रिपुरा होगा, यहाँ पर मिजोरम, यानी कि ऐसे करके एक पट्टी है। ठीक है, एक बेल्ट है। इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति लोग रहता है उस क्षेत्र में किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी हमें मिलता है भारतीय संविधान के छठी अनुसूची से। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची से हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है? तो शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अभी पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो देखिए, भारत में जो है एक तरह से संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, हालांकि पूरी तरह से हम कह नहीं सकते कि संघात्मक है, लेकिन संघात्मक का फीचर हमारे संविधान में है। तो संघात्मक में क्या होता है, संघात्मक शासन व्यवस्था में कि सरकारें जो होती है ना वो 2 लेवल पर होती है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो आप भारत में देख रहे होइएगा कि केंद्र स्तर पर भी एक सरकार है और एक राज्य स्तर पर भी सरकार है। तो उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हुई हैं और केंद्र सरकार का अलग विषय दिया गया है कि इस पर आप कानून बनाइए, और राज्य सरकार को अलग विषय दिया गया है कि आप इस पर कानून बनाइए और इसका शासन प्रशासन कीजिए। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में जो है किस बारे में जानकारी मिलता है? तो शक्तियों के पृथक्करण के बारे में, यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको अच्छे से समझाएंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो शक्तियों के पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आए, सिंपल भाषा समझ में आए। शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 को सूची डाल दिया गया, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। ठीक, देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है भाई, तो ये संघ सूची जो है ना, इसमें
जो विषय डाला गया हुआ है इस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है, यानी कि संसद बोले तो केंद्र पर जो केंद्र लेवल पर जो है केंद्र सरकार को, ठीक। हालांकि केंद्र सरकार नहीं बोलते हैं उसको, केंद्र की जो विधायिका है ना उसको संसद बोलते हैं। तो संसद जो है ना इस पर कानून बनाएगा। लेकिन संघ सूची में डाले गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। राज्य सूची में डाले गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो विधानमंडल को। यानी स्टेट में जो होता है ना, जैसे बिहार में जो है विधानमंडल है ना, तो राज्य सूची में जो विषय डाला गया होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य के विधानमंडल को, ठीक। और समवर्ती सूची में जो डाला गया विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। लेकिन एक ही विषय पर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना देता है तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून को जो है ज़्यादा वेटेज दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको हटा दिया जाता है, ठीक। तो देखिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। संघ सूची में डाले गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची में डाले गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची में डाले गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद और विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर एक ही विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बनाता है तो ऐसे मामलों में संसद के द्वारा बनाया गया कानून को जो है वैलिड किया जाता है, ज़्यादा मान्यता दिया जाता है, ठीक। और एक बात और, संघ सूची में जो है ना कुल 100 विषय है। हालांकि हम आपको पहले बता दें कि हमारा जो मूल संविधान था ना उसमें संघ सूची में विषयों की संख्या कुल कितनी थी? तो 97। लेकिन वर्तमान समय में संघ सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 100। तो ये संघ सूची में जो टोटल 100 विषय है इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र की विधायिका यानी कि संसद को, पार्लियामेंट को। राज्य सूची में हमारा जो मूल संविधान था उसमें विषयों की संख्या कुल कितनी थी? तो 66 थी। लेकिन वर्तमान समय में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 61 है। तो हम कह सकते हैं कि 61 को विषय दिया गया हुआ है हमारे संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य की जो विधानमंडल होती है उसको है, ठीक। समवर्ती सूची में जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था यानी कि मूल संविधान में विषयों की संख्या कुल कितनी थी? तो 47 थी, ठीक। और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो 52 है, ठीक है। और इस 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो केंद्र की विधायिका यानी कि संसद को और राज्य की जो विधायिका विधानमंडल, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। किसमें? समवर्ती सूची के इस 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है एक ही विषय पर यानी कि समवर्ती सूची में जो विषय डाला गया उस पर कानून बनाता है, एक ही विषय पर केंद्र की सरकार भी कानून बना देता है और राज्य की भी सरकार कानून बना देता है। तो ऐसे मामलों में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को हटा दिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार मत कीजिएगा, केंद्र में जो विधान का कानून बनाने का जो शक्ति है वो है संसद के पास, ठीक। और राज्य में जो कानून बनाती है उसको बोलते हैं विधानमंडल, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं, देखो ठीक से याद हुआ कि नहीं? देखो एक बार फिर से 30 अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 जो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस क्षेत्र में जो अनुसूचित जनजाति लोग रहता है, शेड्यूल ट्राइब लोग, उसके क्षेत्र में शासन प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी मिलता है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें हम लोगों को शक्तियों का विधान के बारे में मिलता है, ठीक है। शक्तियों का पृथक्करण किया, केंद्र सरकार का अलग कानून बनाने का पावर होगा और राज्य सरकार को अलग, ठीक। ऐसे में सूचियाँ बनाई गई हैं और उसमें इतना इतना विषय दिया गया हुआ, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची, ठीक है भाई। तो 8वीं अनुसूची जो है ना इसमें किस बारे में जानकारी मिलता है? 8वीं अनुसूची में हमें राजभाषाओं के बारे में जानकारी मिलता है, राजभाषाओं के बारे में, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि भारत में बहुत सारा भाषा है, न जाने कितना भाषा आप काउंट कीजिएगा तो हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा होगा, 10-15-20 हज़ार तो होगा, 10-15 हज़ार तो होगा ही हमारे देश में कुल भाषाओं की संख्या। लेकिन उन भाषाओं में से कुल 22 भाषा ऐसा है जिसको कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया। हालांकि जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे जो 8वीं अनुसूची है उसमें
राजभाषाओं की संख्या कुल 14 थी, लेकिन वर्तमान समय में राजभाषाओं की संख्या कुल कितनी है, तो 22 है। तो राजभाषाओं के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में हमें किस बारे में जानकारी मिलता है, तो राजभाषा के बारे में। राजभाषा बोलो भाई या फिर राज्यभाषा बोलो, ठीक। और वर्तमान समय में इन 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो 22, ठीक है भाई। तो यह रहा आपका जो हमारे मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हुई थी उसके बारे में जानकारी। अब जो है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इसको जो है संविधान में संशोधन करके हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इसको मिटा दें, चलो मिटा दें। 9वीं जो अनुसूची है ना भाई, 9वीं अनुसूची में किस बारे में जानकारी मिलता है हमें। 9वीं अनुसूची में जो है ना भूमि सुधारों से रिलेटेड कानूनों के बारे में जानकारी मिलता है। हालांकि इसमें जो है क्या किया गया है कि ऐसे विषयों को डाला गया है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यह जो है हमारे मूल अधिकारों को हानि कर रहा है। यानी कि देखिए 9वीं जो अनुसूची बनाई गई ना, उस किस लिए बनाया गया था कि इस 9वीं अनुसूची में ऐसे विषयों को डाला जाएगा जो कि अगर आपका वो फंडामेंटल राइट को वायलेट भी कर रहा है तो भी आप उसको कोर्ट में ले जाकर के चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यह जो कानून है, यह जो विषय है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है वो हमारे मूल अधिकारों को का हनन कर रहा है। तो ऐसे मामले में हम कह सकते हैं कि यह जो विषय इसमें डाला गया है उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया गया हुआ था। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून इस 9वीं अनुसूची में डाली गई हुई हैं उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 से पहले यानी केशवानंद भारतीवाद का बनाम केरल राज्यवाद जो जजमेंट आया हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, उससे पहले जो भी विषय इस 9वीं अनुसूची में डाल दी गई हुई हैं उसको तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इस 9वीं अनुसूची में डाली गई हुई है उसको जो कोर्ट जो है ना रिव्यू करेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिख दे रहे हैं 9वीं अनुसूची में किस बारे में जानकारी मिलता है, तो भूमि सुधारों से संबंधित है, भूमि सुधारों से संबंधित। और इसमें क्या है कि न्यायिक पुनर्विलोकन से इसको संरक्षण मिलता है, इसके बारे में भी जानकारी मिलता है, ठीक। अगला आपका, हालांकि एक बात और उसमें बताना जरूरी है कि जो 9वीं अनुसूची जो है हमारे संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं जो अनुसूची है ना इसमें किस बारे में जानकारी मिलता है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम के बारे में, ठीक है। यानी कि इसमें कहा गया है कि आप जिस पार्टी के टिकट पर सदस्य बनकर आए हैं, संसद या फिर विधायक बनकर के आए हैं, अगर आप पार्टी से टिकट लेकर जीत करके किसी दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि अगर किसी पार्टी का 2/3 से अधिक सदस्य अपने पार्टी से अलग हट करके किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ऐसे मामलों में उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर 2/3 से कम सदस्य पार्टी चेंज कर रहा है तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो इसी में 10वीं अनुसूची में क्या क्या गया है, दल बदल से संबंधित नियम डाला गया हुआ है, दल बदल अधिनियम, ठीक है भाई। 10वीं अनुसूची में किस बारे में जानकारी मिलता है, तो दल बदल। और इसको 10वीं अनुसूची को जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया हुआ था। उस समय पर देश में राजीव गांधी जी की सरकार थी। उस समय पर क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे संसद और विधायक लोग जो है किसी खास पार्टी के टिकट से सदन में तो आ जाते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता था कि वो इस पार्टी से अपना पला बदल करके दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो जाते थे। तो ऐसे में जो है ना राजीव गांधी की सरकार के द्वारा
52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया गया और इसमें दल बदल का व्यवस्था किया गया, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ डाला गया। और ऐसे में जो है अगर आप किसी पार्टी के टिकट पर जीत करके आते हैं तो आपको उसी में रहना है, ठीक है। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि किसी पार्टी के पास 120 सीट है, ठीक, और 120 सीट में से इसका 2/3 कीजिएगा 4, यानी कि किसी पार्टी के पास टोटल 120 सीट अगर कोई पार्टी जीतता है और उसमें से अगर 80 सीट यानी कि 2/3 सीट एक साथ 2/3 सदस्य जो एक साथ किसी दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाता है तो ऐसे में उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन 80 में से अगर एक भी कम होगा यानी 79 सदस्य भी अपना पार्टी बदल रहा है तो उस 79 सदस्य का जो है ना सदस्यता खत्म हो जाएगा एट ए टाइम, ठीक है। चल जाएगा, हम लोग देखते हैं। हालांकि आप जान लीजिए 10वीं अनुसूची में ये सब नहीं इतना डिटेल में आपको कोई बताएगा। 10वीं अनुसूची में बस इतना समझिए कि दल बदल अधिनियम के बारे में जानकारी मिलता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानकारी मिलता है और इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है ना इसमें किस बारे में जानकारी मिलता है तो पंचायतों के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, पंचायतों के बारे में। ठीक है भाई। और 11वीं जो अनुसूची है इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची को डाला गया और इसमें जो है पंचायतों से संबंधित विषयों को डाला गया, ठीक। और इसमें 11वीं अनुसूची में कुल पंचायतों को 29 विषय दिया गया कि इस पर आप कार्य कर सकते हैं, इस पर आप कार्य करवा सकते हैं, ठीक। कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है, 29 विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया। कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। यानी अगर हम बताएं आपको कि पंचायत जो है ना वो राज्य सूची का विषय है तो ये जो 29 को विषय है इस पर कानून कौन बनाएगा तो राज्य की विधानमंडल, ठीक। लेकिन उन विषयों पर जो 29 विषय है उस पर काम करवाने का अधिकार किसको दिया गया तो पंचायतों को। तो सीधा समझिए 11वीं अनुसूची में किस बारे में जानकारी मिलता है तो पंचायतों के बारे में। पंचायतों को कुल कितना विषय दिया गया तो 29 विषय और इसको जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया, ठीक। अगला है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है ना 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया हुआ था। 12वां जो अनुसूची है हमारे संविधान में 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया हुआ था और इसमें जो है नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है, नगर पालिका के बारे में। और नगर पालिका को जो है ना कुल 18 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया। नगर पालिका शहरों में जो पंचायतें होती हैं उसको नगर पालिका बोलते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हमें 12वीं अनुसूची से मिलता है। और इसमें 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय डाले गए हुए हैं और इन 18 विषयों पर काम करवाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार नहीं, काम करवाइए आप इस पर, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको 12वीं अनुसूची जो है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया हुआ था और इसमें नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है, शहरी जो पंचायतें हैं उसके बारे में और इसमें कुल 18 विषय जुड़ी गई हुई हैं। तो चलिए यहाँ तक तो हुआ। अब एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर ले रहे हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा रिकॉल कर पा रहे हैं, ठीक। देखो भाई पहली जो अनुसूची है उसमें किस बारे में जानकारी मिलता है हमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी जो अनुसूची है उसमें हम लोग किस बारे में जानकारी मिलता है तो वेतन भत्ता और पेंशन के बारे में। तीसरी जो अनुसूची है उसमें हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है तो शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथी जो अनुसूची है उसमें हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में। पांचवी जो अनुसूची है उसमें हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है तो अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा इसके बारे में। छठी जो अनुसूची है उसमें हम लोगों को किस बारे में जानकारी मिलता है तो जो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें जो है अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उसमें किस तरह से शासन प्रशासन चलाया जाएगा इसके बारे में जानकारी मिलता है।
7वीं जो अनुसूची है उसमें हम लोग को किस बारे में जानकारी मिलता है, तो शक्तियों के विभाजन के बारे में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। और इसमें कुल 3 सूचियाँ डाली गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो भी विषय डाले गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। राज्य सूची में जो विषय डाले गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्य की विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची में जो विषय डाले गए हैं उसमें कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद और विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर एक ही विषय पर संसद और विधानमंडल दोनों कानून बना देती है, तो वैसे में संसद के द्वारा बनाया गया कानून को जो है हम लोग ज़्यादा वेटेज देते हैं और राज्य सरकार के द्वारा बनाया जो कानून है उसको निवलित कर दिया जाता है। 8वीं जो अनुसूची है उसमें किस बारे में जानकारी मिलता है, तो राजभाषाओं के बारे में जानकारी मिलता है और इसमें जो है कुल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वीं जो अनुसूची है उसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया हुआ था और इसमें भूमि सुधारों से रिलेटेड कानून का चर्चा किया गया है। और शुरू में जो है ना इसमें क्या किया गया था, एक व्यवस्था लगाया गया था कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय डाले जाएंगे और वो जो विषय है, वह जो कानून है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो आप उस कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यह जो कानून है वो हमारे फंडामेंटल राइट को यानी मूल अधिकारों को हनन कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में एक जजमेंट देता है और उसमें यह बताया जाता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इस 9वीं अनुसूची में डाली गई हुई हैं उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वह जो है एक संविधान का क्या है, बेसिक फीचर है, ठीक है। देखिए केशवानंद भारती बात जो जजमेंट आया हुआ था 24 अप्रैल 1973 को, उसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दिया गया हुआ था। और उसमें जो है ना ये जो क्या बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, वह जो है एक उसको भी बेसिक स्ट्रक्चर के तहत माना गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बताया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय इसमें डाले गए हुए हैं उसको तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी विषय इसमें डाला गया हुआ है उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। और दूसरी नंबर वाली बात, इस 9वीं अनुसूची में जो है कुल 284 विषय को डाला गया हुआ है, ठीक। और इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया हुआ है। अगला है आपका 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम के बारे में चर्चा किया गया हुआ है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और इसको जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। उस समय पर जो है राजीव गांधी जी की सरकार थी, ठीक। अगला है आपका 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 11वीं जो अनुसूची है उसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया और इसमें पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है और पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर इन लोगों को काम करना है, ठीक है। अगला है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं जो अनुसूची है इसको 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया, ठीक। और इसमें नगर पालिकाओं के बारे में चर्चा किया गया हुआ है और नगर पालिकाओं को जो है कुल 18 विषयों पर कानून बनाने का नहीं, कानून कुल 18 विषयों पर जो है कार्य करवाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और बातें सारी समझ में आई होंगी, ठीक है। धन्यवाद।